बागोर सभ्यता भीलवाड़ा, इसको देखो सारे लोग। बागोर में क्या जाता है देखो, बागोर का सबसे मेन इंपोर्टेंट है खोजकर्ता, और बागोर का खोजकर्ता है वीएन मिश्र। और इसके नदी पड़ती है, किस नदी के किनारे है? यह एक नदी पड़ती है कोटाली नदी। ये देखो 2 पॉइंट बन गए कि बागोर सभ्यता है, और बागोर सभ्यता की बात करें तो बागोर सभ्यता का खोजकर्ता वीएन मिश्र किस नदी के किनारे स्थित है? तो नदी का किनारा कौन सा है भाई? ये किनारा नहीं है, किनारा है। कुछ लोग मुझे लगता है ब्रेक लेने जाता हूं मैं, चलिए लौट ही नहीं है, पर तो सही है, पर तो जाने दो। खोजकर्ता वीएन मिश्र, नदी है कोटाली नदी। अब यहाँ एक स्टेटमेंट देखो, एक लॉजिक लगाएंगे। मैंने आपको काल बताया था, पाषाण काल, और पाषाण काल में मैंने आपको बताया था एक पाषाण काल में पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इन तीनों में देखो, पुरा की बात करें तो यहाँ व्यक्ति जंगलों में रहता था, शिकार करता था, कच्चा मांस खाता था। और मध्य पाषाण काल में मानव द्वारा पहली बार व्यवसाय स्टार्ट किया गया था, पशुपालन। पहली बार व्यक्ति ने काम स्टार्ट किया, मानव द्वारा किया गया पहला व्यवसाय था पशुपालन, जो मध्य पाषाण काल में मिलती है इसकी जानकारी। और विश्व में सबसे पहले पशुपालन की जो जानकारी मिली वो मिली थी बागोर में। अब मैं आपसे कहूं कि ये जो काल है बागोर सभ्यता कौन से काल की देन है? पाषाण काल। और कौन से काल की देन है? मध्य पाषाण काल। और यहाँ से क्या की जानकारी मिली? पशुपालन की। तो विश्व में पशुपालन की जानकारी में कहां से मिली है? बागोर से। यहाँ हम बात करें जानकारी कि कब से कब तक की जानकारी यहाँ से मिली है, तो आप ध्यान रखोगे बागोर सभ्यता से जानकारी मिली 3000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व। आपसे पूछे ये जो सभ्यता है, अब इसमें लॉजिक लगाइए, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पशुपालन, ये वाला जो स्टेटमेंट है वो बागोर के लिए आएगा। तो ये मध्य पाषाण कालीन, ये मध्य पाषाण कालीन 500 ही लिखना जल्लू, ईसा पूर्व घटता हुआ जाता है। खुद विचार करने की कोशिश करते हो। देखिए ये मध्य पाषाण कालीन सभ्यता थी, आपस में क्या कहते हैं? देखो यार, मध्य पाषाण कालीन सभ्यता थी, और इसके लिए इंपोर्टेंट क्या है? यहां विश्व में सर्वप्रथम, यहां विश्व में सर्वप्रथम पशुपालन के साक्ष्य मिले थे। सर्वप्रथम पशुपालन के साक्ष्य मिले, या विश्व में पहली बार पशुपालन के साक्ष्य मिले थे बागोर सभ्यता थे। तो यहाँ से विश्व में सर्वप्रथम पशुपालन की जानकारी मिली। क्या आप ये नहीं बता सकते कि मध्य पाषाण काल जो है मध्य पाषाण कालीन सभ्यता कौन सी? बागोर। मानव द्वारा किया गया पहला व्यवसाय कौन सा? पशुपालन। और पशुपालन विश्व में कहां से मिला? बागोर से। बागोर के अलावा कोई जगह आदमगढ़ एमपी में, वहां से पशुपालन के साक्ष्य मिले। ये जो बागोर सभ्यता है भाई, इस बागोर में एक तो वीएन मिश्र, कोटाली नदी, कार्यकाल 3000 से लेकर 500 ईसा पूर्व, मध्य पाषाण कालीन, और यहां से मिले 3 स्तर, 3 स्तर मिले। और इन 3 स्तरों को लेकर हम बात करेंगे। एक आता फर्स्ट स्तर, एक आता सेकंड स्तर, और एक आता थर्ड स्तर। ये 3 स्तर हो गए। इसको लेकर हम बात करें, पहला वाला जो स्तर है, क्या बताते हैं? कंकाल मिला है, और कंकाल मिला है तो इसका मतलब ये कहेंगे दफनाने की प्रथा थी। कंकाल कब मिलेगा? दफनाएंगे। तो ये कह सकते हैं अपन, पहला एक स्तर देकर स्टेटमेंट मिला कि कंकाल मिला, और कंकाल मिला तो यहां से प्रथा मिली दफनाने की, दफनाने की प्रथा थी। यहां घरों में फर्श नहीं मिला, घरों में फर्श नहीं मिला, जिसके कारण अस्थायी निवासी बताए जाते, अस्थायी निवासी थे फर्श ना मिलने के कारण। और जो सेकंड स्तर है, सेकंड स्तर में बात करें, ये बताया जाता है यहां बुनी हुई हड्डियां मिली, और बुनी हुई हड्डियां मिलने के कारण उनका शायद मांसाहारी थे। तो यहां पहले कंकाल मिला, यहां बुनी हुई हड्डियां मिली। और तीसरा स्तर क्या कहता है? तीसरा स्तर एक लाइन बोलता है भाई, और तीसरा स्तर कहता है घरों में फर्श मिला। फर्श मिला तो ये कैसे निवासी हो गए? स्थायी निवासी। और स्पीकर लगा ले, स्थायी निवासी थे। फर्श मिला, फर्श मिलने के कारण ये पहला स्तर है, टूटा फूटा नहीं, सामान्य परिवेश मिला जमीन का। उन्होंने लगा कि यहां लोग परमिट के लिए कुछ देते थे, लेकिन अगर व्यक्ति डिजाइनिंग वाला फर्श तैयार करेंगे, पक्का फर्श बनेगा, इसका मतलब वो छोड़कर नहीं जाएंगे, इसलिए स्थायी निवासी थे। और यहां कृषि का भी साक्ष्य मिला है, तो कृषि भी स्थायी निवासी ही करते, कृषि का साक्ष्य मिला। तो ऐसे करके पहला व्यक्ति जो था, पहला व्यक्ति स्थायी निवासी था। कंकाल मिला जिसे दफनाने की प्रथा मिली, दूसरे में बुनी हड्डियां मिली, इसका मतलब दफनाते थे तो जलाएंगे तो नहीं, तो बुनी हड्डियों के कारण निर्माण लगाए मांसाहारी थे। और तीसरे में फर्श मिला तो स्थायी निवासी बन गए, और स्थायी निवासी एक व्यवसाय करने लगे कृषि का। इसमें कोई ज्यादा इंपोर्टेंट बात नहीं, बस ये ज्यादा इंपोर्टेंट बात है, पशुपालन का साक्ष्य मिला, साथ में यहां से शिकार की भी जानकारी मिली, ये भी आप ध्यान रखोगे। लेकिन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं, आपके 2 लाइन इंपोर्टेंट है पेपर के लिए, एक तो कार्यकाल वाली, और एक लाइन ये इंपोर्टेंट है कि पशुपालन की जानकारी विश्व में सर्वप्रथम कहां से मिली थी? बागोर से। एक तो बागोर स्थित कहां है भीलवाड़ा में, और एक सबसे मेन बात है, आजकल ऐसे नहीं आता तो इसका एक और नाम दे देते हैं मध्य पाषाण का, माइक्रोलिथिक काल। माइक्रोलिथिक काल, माइक्रोलिथिक काल की सभ्यता। अब आपसे कई बार क्या मध्य पाषाण ना देकर थोड़ा सा चेंज करके आपसे कहते हैं माइक्रोलिथिक काल की सभ्यता किसको कहते हैं? बागोर को। तो बागोर को नाम दिया जाता है माइक्रोलिथिक काल। ये अपने 3 स्तर मिलेंगे। अच्छा, कालीबंगा में कितने स्तर बताए मैंने? 4 5, और पहला और दूसरा स्तर क्या कहता है? सिंधु सभ्यता से पहले की जानकारी, और तीसरा चौथा पांचवा क्या बता रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन, उसी टाइम की जानकारी देता है। तो नदी कौन सी है भैया? कोटाली। खोजकर्ता कौन है? वीएन मिश्र। कब से कब तक? 3000 से 500। कौन से काल की है? और नया नाम क्या बता दिया मैंने? माइक्रोलिथिक काल। और यहां विश्व में सर्वप्रथम की जानकारी मिली, कितने स्तर मिले? 5 3। कंकाल मिला तो कैसे बताया? फर्श नहीं मिले तो क्या मिली? क्या थे भैया? फर्श मिला तो कैसे निवासी, और क्या करने लगे? कौन सी सभ्यता है? और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन आपके अकॉर्डिंग 3 4 चीजें जो याद करनी है, इसलिए फिक्स पॉइंट की बात करें तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो जाएगा ज्यादा चीजों में। अगर पेपर वाली चीज याद करें, क्योंकि आपका टाइम कम है। चलिए, इसके बाद ये बन गया बागोर। बागोर टाइम है, अरे देख के बता दो कौन सी नदी है? कार्यकाल 3000 से, ताकि कौन सा काल है? कौन सा काल है? सर्वप्रथम का की जानकारी इस तरीके से। इसके बाद एक सभ्यता आती है रंगमेल। रंगमेल सभ्यता क्या कहती है? और जो रंगमेल सभ्यता है, ये रंगमेल सभ्यता हनुमानगढ़ में, रंगमेल सभ्यता हनुमानगढ़ में। तो बस रंगमेल की बात करें तो इसका एक इंपॉर्टेंट है खोजकर्ता। जैसे मान लो पीएचडी करते हैं तो शोध के लिए भेजते हैं ना, नहीं पीएचडी करते हैं तो शोध के लिए भेजते हैं। ऐसे यहां क्या हुआ कि शोध के लिए एक विदेशी स्वीडिश दल आया था शोध के लिए, और उनके द्वारा इस जगह पे किया गया था उत्खनन और शोध किया गया। तो खोजकर्ता या उत्खननकर्ता की अगर हम बात करेंगे तो इसमें बताया जाता है स्वीडिश दल,
एक दल भारत आया था, स्वीडिश दल ने प्रोफेसर अन्ना रेड्डी के नेतृत्व में, स्वीडिश दल ने प्रोफेसर अन्ना रेड्डी के नेतृत्व में 1952 से 1954 तक प्रोफेसर अन्ना रेड्डी के नेतृत्व में इसका खोज की गई। अच्छा, रंगमहल सभ्यता किस नदी के किनारे हो सकती है? हनुमानगढ़ में देखिए नदी है, गग्गर। तो नदी अपनी बता सकते हैं कि नदी किनारे बात करें तो नदी किनारे गग्गर, गग्गर नदी पर। तो ये कह सकते हैं खोजकर्ता प्रोफेसर अन्ना रेड्डी के नेतृत्व में 52 गग्गर नदी पर इसका विकास हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि रंगमहल में जो चीजें अपने को मिली है वो ध्यान रखना साक्ष्यों में। तो पहला स्टेटमेंट में लिखा रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट है वो। पहला स्टेटमेंट है राजस्थान का एकमात्र ऐसा सभ्यता स्थल जिसके 3 बार उजड़ने और 3 बार बसने के साक्ष्य मिले। तो 3 बार उजड़ने और 3 बार बसने, अब आपको कैसे पता चला? तो लेयर मिली है खुदाई में, 3 लेयर मिली है और 3 लेयर में नीचे ग्रहों का विन्यास मिला है, फिर उसके ऊपर ग्रहों का विन्यास मिला है, फिर एक बार ऊपर ग्रहों का विन्यास मिला है, तो एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, इसका पहले वाले को दूसरे के दूसरे वाले आए, दूसरे वाले को दबा के तीसरे वाले आए। तो एक स्टेटमेंट बनता है राजस्थान की एकमात्र ऐसी सभ्यता, राजस्थान की एकमात्र सभ्यता जिसके 3 बार उजड़ने और 3 बार बसने, 3 बार उजड़ने और 3 बार बसने के साक्ष्य मिले, 3 बार बसने के साक्ष्य मिले। तो हम ये कह सकते हैं राजस्थान की ऐसी सभ्यता बताओ जिसके 3 बार उजड़ने और 3 बार बसने के साक्ष्य मिले, तो रंगमहल। इसके बाद इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और है, इसमें इंपॉर्टेंट बात है यहां से गुप्तकालीन और कुषाणकालीन दो साम्राज्यों यानी दो वंशों के काल की जानकारी यहां से मिली, गुप्तकालीन और कुषाणकालीन, कुषाणकालीन साक्ष्य मिले। अब आपको कैसे पता चला? तो उसमें यहां से चीजें मिली है भाई, और यहां से कुषाणकालीन 105 मुद्राएं मिली हैं और गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि के लेख यहां से मिले हैं। दो चीजें यहां से बता सकते हैं और आप ध्यान रखना, यहां से एक डिजाइन बनी मिली है, मूर्ति बनी मिली है, एक व्यक्ति तो बैठा हुआ है, एक डिजाइन कैसे बनी मिली है, और ऐसे करके उसके सामने जस्ट नीचे व्यक्ति बैठा हुआ है, थोड़ा ऊपर बैठा हुआ है और ये नीचे बैठा हुआ है। अब ये इसको देखकर हमने अनुमान लगाया ये पैटर्न या तो ये गुरुजी है और ये शिष्य, इसका मतलब इसका अनुमान इन्होंने लगाया कि गुरु व शिष्य की जो प्रतिमा है, जो चित्र है, वो भी कहां से मिला है? अपना रंगमहल से। तो अपन ये कह सकते हैं यहां से गुरु व शिष्य की प्रतिमा मिली। और चौथा स्टेटमेंट है इसमें, यहां 105 कुषाणकालीन मुद्राएं मिली, कुषाणकालीन मुद्राएं मिली। इसका मतलब आपसे पूछा जाए कुषाणकालीन और गुप्तकालीन स्टेटमेंट कहां से मिले? रंगमहल से। और रंगमहल एक ऐसी सभ्यता है जो गांधार शैली से भी संबंधित है, क्योंकि कुषाण काल में मथुरा शैली और यूनानी शैली को मिक्स करके एक शैली बनाई गई थी गांधार शैली, और गांधार शैली का भी संबंध किससे? रंगमहल से। तो आपसे पूछा जाता है कि गांधार शैली है और गांधार शैली का विकास कौन सी सभ्यता से संबंध बताया जाता है? तो रंगमहल से। गांधार शैली, गांधार शैली में बात करें तो इसमें एक तो मथुरा या हिंदू शैली का मिक्सअप अगर अपन यूनानी शैली से कर दें तो दोनों मिक्स होकर जो शैली बनाते हैं उसे गांधार शैली कहते हैं। कि गांधार शैली का यहां से स्टेटमेंट भी प्राप्त हुआ है। सबसे मेन बात है, दो ऐसे चित्रांकन मिले जो बड़े खतरनाक है। और चित्रांकन कैसे मिले? मृदा फलक मिले, यानी मिट्टी के बर्तन मिले, और मिट्टी के बर्तन पर चित्र बने मिले। अब दो टाइप के चित्र बने मिले, ये मैंने मिट्टी का बर्तन बना दिया ऐसी ध्वनि तो पहली बार सुनी है। शैली यानी चित्रांकन में प्राप्त हुआ, दो शैली मिक्स करके बनाई गई थी। यहां एक वंश देखो, कुषाण वंश, ये मृदा फलक पर डिजाइन बनी मिली है, उसका एक तो गुप्तकालीन लिपि मिली है ब्राह्मी, और इसकी गांधार शैली में इसके काल में विकसित हुई थी, जो गांधार यानी मथुरा हिंदू शैली को यूनानी शैली से मिक्स करके बनाई गई थी। अब इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट देखो, ये मृदा फलक है, मिट्टी की दीवार है, फलक हो गई, फलक की दीवार हो गई। अब ये दीवार बना लो आप, एक आपने नहीं बनाऊंगा, ये दीवार बनी, इसमें चित्र क्या बना मिला है? इसमें चित्र बना मिला गुप्तकालीन यशोदाकृति, यानी यशोदा का चित्र बना मिला, यशोदाकृति यानी मृदा फलक मिली जिसमें यशोदाकृति का चित्र मिला। और इसमें गोवर्धन, किसको कहते हैं गोवर्धन? विष्णु को, कृष्ण को गोवर्धन मुकुटधारी मिले हैं, जो गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए उसका चित्रांकन किया हुआ है। क्योंकि ये शैली कैसे है? मथुरा, तभी तो मैंने आपको मथुरा में तो उनका पूरा पूरा क्राइटेरिया है कृष्ण जी का। तो गांधार शैली मथुरा और यूनानी शैली को तो एक मृदा फलक मिला जिसमें यशोदा की आकृति बनी मिली है, और दूसरा गोवर्धन पर्वत है जिसमें गोवर्धन पर्वत उठाए हुए कृष्ण जी का चित्रांकन है, उठाए हुए चित्रांकन है। अब मुद्दे की बात है, इधर एक मृदा फलक और मिला है और एक मृदा फलक पर चित्र बना हुआ है, मिला कृष्ण जी का, लेकिन इसमें कृष्ण जी का रूप दिखाया हुआ है धोती पहने हुए। यहां से चित्र बना मिला है जिसमें कृष्ण जी क्या पहने हुए? धोती, धोती महिलाओं वाली नहीं, पुरुषों वाली, तो धोती पहने हुए। और यहाँ इसके साथ एक चित्र बना मिला है, इनका पूरा का पूरा जमावड़ा रहता था गोपियों के बीच में। इनकी 16,108 गोपियां थी, ये रिकॉर्ड है। एक पुरुष की कितनी महिलाओं से कॉन्टेक्ट? 16,108 वर्ल्ड रिकॉर्ड है नहीं, 16,108, 108 है। अब आप मुझे बात बताओ कृष्ण जी कैसे हैंडल करते होंगे? 24 घंटे होते हैं पूरे दिन में, 24 घंटों का मिनट में बांट लो फिर भी पूरा नहीं होता है, सेकंडों में बांट लो फिर भी नहीं होता है। वो व्यक्ति कैसे हैंडल करता होगा? तभी तो कृष्ण है वो। तो वो ये कहते थे, वो मैसेज करती थी आई मिस यू। तो सबसे बड़ी बात है, वो ऐसे कहती थी कि हमें आपको देखना है, बहुत दिन हो गए। तो कृष्ण जी टेंशन में 116,108 मैसेज। अब बड़ी बात है कि कैसे हैंडल करें, तो वो एक मैसेज टाइप करते थे, कॉपी कर लेते, सबको भेजना है। तो कैसे लिखते थे? इस चीज का मुझे खेद है, मैं बड़े दुख के साथ सूचित करना चाहता हूं, मेरी पहुंच सब तक नहीं है, मैं 16,108 तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन आपकी इच्छा है देखने की, तो मैं कल एक साइकिल खरीदने वाला हूं। उस साइकिल को लेकर मैं गली से गुजरूंगा तो सारी महिलाएं खिड़की पर आ जाएं, और जिनकी भी इच्छा मुझे देखने की है, मैं ऊपर मुंह करके ऐसे साइकिल चलाऊंगा, आप सारी देख ले, क्योंकि मैं फीलिंग ले रहा है। तो अगर हम बात करें तो आप तो ऐसे नहीं, मैं आ नहीं सकता आपके पास, फेस टू फेस बात नहीं कर सकता, आप देखकर काम चलाएं, आप देखकर काम चलाएं। तो जैसे मैं निकलूंगा वहां से, आपको पता साइकिल पर रिंग होती बजाने की, कि मैं उसे जोर जोर से बजाऊंगा। अगर आपको वो बजती दिखे तो आप समझ जाना आगे, और आप खिड़की पे आ जाना, खिड़की से बाहर मुंह निकाल के देख लेना जो भी आपको देखना है। तो अब देखो यार, तो देखो ऐसे ही टैकल किए जाते हैं। इतने लोग एक व्यक्ति कैसे टैकल कर सकता है? सबके पास पहुंच भी नहीं पहुंच सकते। अब देखो यार, अभी बताया जाता है कृष्ण जी क्या पहने हुए? धोती। और यार रोमन शैली में, ये तो गुप्त की ब्राह्मी शैली में बने हुए चित्र दोनों। अब यहाँ एक और चित्र है, ये गोपी को दिखाया गया इनके साथ, और उसमें डिजाइन दिखाई गई है कि मृदा फलक पे कृष्ण जी धोती पहने हुए, और एक साइड में दिखाई गई है एक गोपी है जो रोमन शैली में पहने हुए स्कर्ट पहने गोपी दिखाई गई है। और ये प्रेजेंट टाइम का पूरा चित्रांकन करने की कोशिश की गई है, और ये साक्ष्य हमारी कौन सी सभ्यता देती है? रंगमहल। मैं आपसे कहूं, रंगमहल का खोज और उत्खनन स्वीडिश दल ने किसके नेतृत्व में? कब से कब तक की बात है? कौन सी नदी के किनारे?
एकमात्र सभ्यता स्थल जिसके 3 बार उजड़ने और बसने का साक्ष्य मिला तो रंगमहल। कितने काल की जानकारी मिलती है? 2 गुप्त काल और कुषाण का। साक्ष्य क्या क्या मिला? गुरु व शिष्य की प्रतिमा मिली। 105 कुषाणकालीन मुद्राएं मिली, गांधार शैली, मथुरा और यूनानी शैली। और मथुरा शैली तभी तो यशोदा की कृष्ण जी का चित्रांकन मिला है। तो मृदा फलक में गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि में 2 चित्रांकन, एक यशोदा कृति और एक मिली गोवर्धन यानी गोवर्धन पर्वत उठाए हुए, और दूसरी साइड में कृष्ण जी की धोती पहने हुए गोपी दिखाई गई है। क्या पहने हुए? स्कर्ट पहने हुए। ये कौन सी सभ्यता है? रंगमहल। फिनिश। आगे बनाओ, 2 पॉइंट और लिखेंगे, 2 स्टेटमेंट है इसके। मैं नहीं जानता स्कर्ट। पहली लाइन लिखेंगे यहां गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि में। कभी पूछा जाए गुप्तकालीन साक्ष्य कौन सी सभ्यता से मिले तो रंगमहल से, कुषाणकालीन साक्ष्य कहां से मिले तो मौर्यकालीन साक्ष्य कहां से मिले तो बैराग से, बौद्धकालीन साक्ष्य कहां से मिले तो सारी मीनांडर का साक्ष्य कहां से मिला, यो अपोलो देवता का चित्रांकन कहां से मिला, सारी बैराग से। सूत बांधा का बैराग का आज मिला अपोलो। इसमें देखो यहां ब्राह्मी लिपि में मृदा फलक पर गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि में नया शब्द जुड़वा दी जबरदस्ती। देखो ब्राह्मी लिपि में मृदा फलक मिला, जिस पर यशोदाकृति जिसमें यशोदाकृति और गोवर्धन धर लिखो गोवर्धन धर की आकृति, जिसमें कृष्ण जी गोवर्धन पर्वत उठाए हुए दिखाए गए। गोवर्धन पर्वत उठाए हुए दिखाए गए। नेक्स्ट अगली लाइन में लिखना, ब्राह्मी लिपि में अन्य मृदा फलक से कृष्ण जी धोती पहने हुए और एक गोपी रोमन शैली में स्कर्ट पहने हुए दिखाई गई है। ये कौन सी सभ्यता है? रंगमहल। कौन सी सभ्यता है? रंगमहल। इसके बाद देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, एक तो, और एक लाइन है ये गुप्तकालीन कुषाणकालीन। ये 2-3 लाइनें आपको मुख्यतः याद करनी है एग्जाम में। यही 2-3 पॉइंट है जो घूमते रहते हैं। 3 बार बसले और 3 बार जोड़ने का साक्ष्य कहां से मिला है? रंगमहल से। अच्छा मैं आपसे कुषाणकालीन गुप्तकालीन साक्ष्य कहां से मिले? रंगमहल से। 105 कुषाणकालीन मुद्राएं कहां से मिली है? रंगमहल से। और गांधार शैली का साक्ष्य भी कहां से मिला है? कुषाण, सॉरी रंगमहल से। इसके बाद एक सभ्यता थी बालातल। कहां है बालातल? उदयपुर। बालातल उदयपुर है। तो जो बालातल है इसको लेकर अगर हम बात करेंगे तो खोजकर्ता उत्खनन करता वीरेंद्रनाथ मिश्र। देखो बालातल के लिए 2-3 पॉइंट बनते हैं। एक तो सबसे पहले मैं आपसे 6 से 7 कमरों का भवन कहां से मिला था? बैराग से, जिसे बौद्ध मठ बताया था। और 11 कमरों का घर कहां से मिलेगा? बालातल से। तो यहां से साक्ष्य अपने को बताने हैं। 11 कमरों का भवन मिला। ये आप ध्यान रखोगे कि यहां से 11 कमरों का भवन मिला, लेकिन 6 से 7 खंडर भवन कहां से मिला है? बैराग से। तो दोनों चीजें एक साथ इसलिए लिखा रहा हूं मैं आपको, 6 से 7 कमरों का खंडर भवन बैराग से मिला और 11 कमरों का बालातल से। इसको लेकर अगर हम स्टेटमेंट की बात करें, यहां से 2-3 चीजों की जानकारी मिली है। यहां से मिली है कृषि, पशुपालन और शिकार, तीनों मिले। यहां से कृषि का भी साक्ष्य मिला, पशुपालन का भी साक्ष्य मिला और शिकार का भी मिला। तीनों स्टेटमेंट यहां से प्राप्त हुए। और अन्य अगर पॉइंट की बात करेंगे अपन, यहां से हाथ से बना हुआ एक कपड़ा मिला और सूती कपड़ा बैराग से। यहां से हाथ से बना हुआ कपड़ा मिला, ये इंपॉर्टेंट है। हाथ से बना हुआ कपड़ा कहां से मिला? तो बालातल से। और सूती कपड़ा कहां से मिला? बैराग से। तो अपन यहां कह सकते हैं सूती कपड़ा बैराग से, सूती कपड़ा मिला बैराग से। यहां जो शोध किया गया था, शोध में 4000 साल पुराने कंकाल मिला है। और जो कंकाल मिला उसका शोध किया गया तो उसमें रोग की जानकारी मिली, कुष्ठ रोग। तो राजस्थान की ऐसी सभ्यता जहां से कुष्ठ रोग की जानकारी मिली है, तो वो भी कौन सा है? बालातल। यहां से 4000 वर्ष पुराना कंकाल मिला, यहां से कुष्ठ रोग की जानकारी मिली। और यहां एक योगी मुद्रा में समाधान मिला है, यानी एक सब मिला है, वो योगी का मिला है। तो योगी मुद्रा में समाधान मिला। यहां योगी मुद्रा में समाधान मिला था। ये 4-5 पॉइंट है जिनमें पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो 11 कमरों का भवन कहां से मिला? एक हाथ से बना हुआ कपड़ा कहां से मिला है? बालातल से। ये इंपॉर्टेंट है। 3 चीजें एक साथ यहां से मिली, कृषि, पशुपालन और शिकार। तीनों चीजों का स्टेटमेंट भी यहीं से प्राप्त हुआ। और ये बालातल है भाई। तो बालातल में एक कुष्ठ रोग इस टाइम के लिए, देखो आजकल के पेपर में योगी मुद्रा मिल रही है। योगी मुद्रा में समाधान कहां से प्राप्त हुआ है? तो वो भी कहां से प्राप्त हुआ? बालातल से। तो कुष्ठ रोग मिला, 11 कमरों का भवन मिला, हाथ से बना हुआ कपड़ा मिला और लंबा छेद करने वाली सुई भी यहां से मिली है। लेकिन ऐसी चीजें पेपर में आती नहीं है। अपने को मेन चीजें फोकस करनी है, अपने को भटकना नहीं है। एक तो पेपर वाली ये लाइन आती है, एक ये इंपॉर्टेंट और एक कुष्ठ रोग वाला, ये फैक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुष्ठ रोग की जानकारी राजस्थान की कौन सी सभ्यता से मिलती है? अब एक लाइन की छोटी-छोटी सभ्यता रह गई है, इस पर टॉपिक फिनिश हो जाएगा। फिर अपन जयपुर का कछुआ से स्टार्ट करेंगे कल से।
चले गया आगे बन गया क्या? तो वालातल स्थित कहां है भाई? उदयपुर में। खोज करता उत्खनन करता को वीएन मिश्र। कितने कमरों का घर मिला? 11। 6 से 7 कमरों का खंडर का मिलेगा। बैराट में क्या क्या की चीज की जानकारी मिली? कृषि, पशुपालन, शिकार। हाथ से बना हुआ कपड़ा कहां से मिला? बालातल से। तो सूती कपड़ा कहां से? बैराट से। 4000 वर्ष पुराना क्या मिला? कंकाल। तो कौन से रोग की बताता है? और यहां से योगी मुद्रा में क्या मिला है? समाधान। ये भी प्रेजेंट टाइम के लिए योगी मुद्रा का समाधान और कुछ रोग, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद छोटी छोटी सभ्यता रह जाती है। देखो एक आती है रैंड सभ्यता। रैंड सभ्यता स्थित है टोंक में। अच्छा क्या मुझे बता सकते हो राजस्थान की एकमात्र सभ्यता जिसकी खोज स्वतंत्रता से पहले और खुदाई स्वतंत्रता के बाद हुई? तो कौन सी थी? बैराट। कौन सी थी? बैराट 1953 में खोजी गई थी। बैराट 1936-37 में और उत्खनन 62-63 में। ये चीजें आपको याद रखनी है। रैंड सभ्यता है टोंक में। एक नदी के किनारे, नदी का नाम है डील नदी। एक नदी है, नदी का नाम है डील नदी। डील नदी पर इसका उत्खनन की बात करें 1938-40 दो व्यक्ति, एक तो केदारनाथपुरी और एक है भंडारकर, डॉक्टर भंडारकर। इन दोनों लोगों ने यहां शोध किया है और दोनों लोगों ने शोध किया है और इस शोध में बताते हैं मालव जनपद के कुछ सिक्के मिले। यहां सिक्के मिले 3075 में लिखा हुआ है मालव जनपद। इसका मतलब सिक्कों को पढ़कर हमने पता किया कि एक जनपद था, मालव जनपद के अंतर्गत आती थी ये जगह। तो मालव जनपद के 3075 सिक्के मिले और मालव जनपद के जो 3075 सिक्के मिले के कारण इतने सिक्के एक जगह से कभी मिल ही नहीं सकते। इसका मतलब यहां सिक्के डाले जाते होंगे। तो इसका मतलब यहां टकसाल होती होगी और टकसाल थी तो या तो टाटा नगर में थी, या तो टाटा नगर में थी टकसाल, या यहां थी, इसलिए इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कह दिया। उपनाम प्राचीन भारत का टाटा नगर, इसको नाम दे दिया प्राचीन भारत का टाटा नगर। अच्छा एक बात बताओ, अपोलो देवता का चित्रांकन कहां से मिला है? लेकिन मैंने आपको लिखा अपोलो डॉट्स नाम की मुद्रा कहां से मिली है? रैंड से। तो यहां आपको वो चीज अलग करनी है, अपोलो डॉट्स मुद्रा और अपोलो डॉट्स मुद्रा मिली वो भी रैंड से। इसमें इंपॉर्टेंट है ढील नदी और एक इंपॉर्टेंट है प्राचीन भारत का टाटा नगर। ये अभी तक क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया। अपोलो डॉट्स मुद्रा, तो ये कंफ्यूज नहीं होंगे। अपोलो देवता का चित्रांकन कहां से मिलेगा? आहड़ से। और अपोलो डॉट्स का संबंध किससे? रैंड से। दोनों चीज एक साथ अपन लिखेंगे। अपोलो देवता का चित्रांकन मिला आहड़ सभ्यता से, आहड़ सभ्यता से। एक सभ्यता है सुनारी, सुनारी सभ्यता है झुंझुनू में। क्या हुआ? सुनारी का यहां क्या है? लोह गलाने की भट्टी मिली है, तो लोहे की सभ्यता थी। और यहां घोड़ों द्वारा रथ खींचने का साक्ष्य मिला है। घोड़ों द्वारा रथ खींचने का साक्ष्य मिला, घोड़ों द्वारा रथ खींचने का साक्ष्य मिला है। ये पहली वाली कौन सी है भाई? रेन टाइप टॉप में कौन सी है? इसकी टाइमिंग बस ओनली बाकी चीजें लिखनी छोटी छोटी सभ्यता 1930 40 केदारनाथ पूरी दूसरा बंडागर या मालव जनपद के कितने इसलिए प्राचीन भारत का टाटा नगर अपोलो डॉट्स मुद्रा। लेकिन अपोलो देवता का चित्रांकन से आर से सुनारी टाइमिंग का था ना, लोग गाली भट्टी में घोड़ों द्वारा खींचने के साक्ष्य में रथ खींच लेंगे। इसके बाद छोटी छोटी और सभ्यता बन गई। इधर वाले को उदास हो रहे हैं, या तो रथ भी खींच गया, पता नहीं कब तक खींचेगा रथ। बस थोड़ी देर का और समय, 5 मिनट की सभ्यता नहीं छोड़ सकते दूरी। बन गया क्या? चले भागे। ये ढील नदी और कोटाली नदी, दोनों नदियों का नाम याद रखना। कोटाली नदी में कौन सी सभ्यता थी? बागोर। कोटाली में कौन सी थी? बागोर। और ढील नदी में कौन सी है? रैंड। दोनों आप ध्यान रखोगे। इसके बाद आपकी एक सभ्यता गदरा, गदरा, गदरा सभ्यता का भूमि में। और जो गदरा है, गदरा सभ्यता की बात करें तो ऐसे चित्रांकन मिला है भाई, वर्ल्ड रॉक पेंटिंग यानी उड़ते हुए पक्षियों का चित्रांकन, इसलिए प्रसिद्ध है गदरा। क्या एक चित्रांकन बना मिला है? एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है सबकी। बर्ड रॉक पेंटिंग, उड़ते हुए पक्षियों का चित्रांकन, उड़ते हुए पक्षियों का चित्रांकन मिला यहां से। ये नदी है छाजा नदी, छाजा नदी पर यानी उड़ते हुए पक्षियों का जो वर्ल्ड रॉक पेंटिंग है, पक्षियों का जो चित्रांकन मिला है वो छाजा नदी के किनारे गदरा बूंदी में। इसके बाद आता अलनिया, अलनिया सभ्यता ये कोटा में। अलनिया कोटा में शैल चित्र बने मिले हैं। उन शैल चित्रों को जगत नारायण सेठ के द्वारा खोजा गया है। अभी ध्यान रखेंगे। तो ये अलनिया है, अलनिया कोटा में यहां शैल चित्र बने मिले हैं, शैल चित्र बने मिले जिन्हें जगत नारायण सेठ द्वारा खोजा गया। जगत तेरा ब्रेक खत्म नहीं हुआ अभी तक, झंडू ब्रेक भाई अभी तक। जगत नारायण सेठ द्वारा खोजा गया। क्या शैल चित्र मिले? बांकागढ़ भीलवाड़ा, और बांकागढ़ भीलवाड़ा है, यहां से मिली अलंकृत गुफा, यहां से अलंकृत गुफा मिली है। यानी बांकागढ़ भीलवाड़ा है, यहां से अलंकृत गुफा मिली, गुफा है इसे अलंकृत गुफा कहते हैं। इसके बाद है नगरी चित्तौड़गढ़, और नगरी चित्तौड़गढ़ की अपन बात करें तो इसकी जानकारी महाभारत और महाभारत से दोनों से मिली है।
जानकारी मिली महाभारत और महाभाष्य से। महाभाष्य किसका ग्रंथ है? पतंजलि का। किसका है? तो अपन बात करें बस ये महाभाष्य सूत्र है वसुमित्र का, और महाभाष्य किसका है? पतंजलि का। तो आप ध्यान रखो, नगरी ऐसी सभ्यता जिसकी जानकारी महाभाष्य और महाभारत दोनों से मिली, कौन सी नगरी? क्योंकि उस समय राजधानी हुआ करती थी और सभी जनपद की राजधानी हुआ करती थी, उस दौरान इसको पढ़ते। तो एक गढ़ है, जैसे उड़ते हुए पक्षियों का चित्रांकन मिला शासन के किनारे आलनिया, आलनिया का है कोटा में शहर चित्र बने मिले जिनकी खोज की जगत नारायण शेठ द्वारा, वहां का भीलवाड़ा यासलंकर गुफा मिली है, और नगरी चित्तौड़गढ़ जिसकी जानकारी महाभारत और महाभाष्य से प्राप्त हुई है। इसके बाद आता है कुराना। कुराना सभ्यता पहले नागौर में पर्वत में, इसे कहते हैं औजारों की नगरी, औजारों की नगरी। इसके बाद आती है ईसवाल। ईसवाल कहां है? ईसवाल सभ्यता उदयपुर में, और ईसवाल को कहते हैं औद्योगिक नगरी, औद्योगिक नगरी कहते हैं। कुराना को कहते हैं औजारों की नगरी, ईसवाल को कहते हैं औद्योगिक नगरी। एक सभ्यता 9 जाग वागा चित्रांकन मिलेगा लोही ने बन गया। अलंकृत गुफा कहां से मिली है? बांकागढ़ से। शैलचित्र कहां से मिले? आलमी से, जिनकी खोज किसने की? जगत नारायण शेठ ने। औजारों की नगरी से कहते हैं कुराना को, औद्योगिक नगरी से कहते हैं ईसवाल को, महाभाष्य महाभाष्य की जानकारी मिलती है नगरी की। और अगर हम बात करें उड़ते हुए पक्षियों का चित्रांकन कहां से मिला है? गढ़वाल से। गढ़वाल को नदी है शाहजहां नदी। इसके बाद आती है 9 बना ले भाई। तुम्हें भी जल्दी कर जाने की और मुझे भी इसे खत्म करने की जल्दी है, क्योंकि टाइम हो रहा है तुम्हारा जाने का, क्योंकि बाहर देखो अंधेरा हो गया। आए थे जब दिन था, बैठे बैठे रात हो गई। हाँ, नगर है टोक में, एक नगर है टोक में, चलेगा नगरी, नगर नगरी चित्तौड़गढ़ में, नगर टोक में, या पूरा मालवा जनपद की चीजें प्राप्त हुई यहाँ से। अब चलेंगे एक सभ्यता 9 सभ्यता भरतपुर। ये तो लोग ने, और इसमें इंपोर्टेंट है जाट बाबा का चित्रांकन मिला है। एक सभ्यता दर सभ्यता भरतपुर में, एक है चक 84, एक गंगानगर में, एक है बरोड़ सभ्यता, ये चक 84 बस बरोड़ सभ्यता गंगानगर में। एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान की कैसी सभ्यता बटन की आकृति की मुद्राएं मिली है उसमें प्रसिद्ध है। यह इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहां से बटन आकृति की मुद्राएं मिली, बटन आकृति की मुद्राएं मिली थी। 9 है, दर है, चक 84, बरोड़ सभ्यता है, नगर करवा दी। अरे छोटी मोटी तो खूब सारी हैं, अब वो पढ़ने वाली पढ़नी है। एक का भी ध्यान रखोगे, बटन आकृति की मुद्राएं ध्यान रखनी है। बटन आकृति कहां से है? बरोड़। एक है जोधपुरा, जोधपुरा सभ्यता जयपुर में। इसके लाइन आती है सावी नदी के किनारे, यहाँ हाथी दांत की चूड़ियां मिली है, हाथी दांत की चूड़ियां मिली। और गिलूंड कहां है? राजमहल में। ये स्टेटमेंट बाकी और कोई सभ्यता जो एक पॉइंट की है, दो चार लगे, उनका कोई एग्जाम की दृष्टि से कोई महत्व नहीं है, ये इंपोर्टेंट है जो भी अपने लिखा है। क्या हुआ? हाँ, जोधपुर कोटपुतली बैरोड में समय, ये सही है, ये चेंज हो गया। नहीं अभी तो अपन मानेंगे उनको, कोट बैरोड इसको नाम दिया गया, कोट बैरोड। ये छोटी छोटी सभ्यताएं लेकिन पॉइंट है जिनमें ज्यादा कोई मैटर नहीं है। बस एक तो आप ये ध्यान रखना, ये लाइन बहुत इंपोर्टेंट हो रही है, बटन की आकृति मुद्रा कहां से मिली, ये इंपोर्टेंट है। और एक औजारों की नगरी किसे कहते हैं? कुराना को। औद्योगिक नगरी ईसवाल को। और अलंकृत गुफाएं कहां से मिली है? बांकागढ़ भीलवाड़ा से। शैलचित्र कहां से मिले? आलनिया कोटा से। उन शैलचित्रों का खोज करता पूछा जाता जगत नारायण सेठ कौन था भाई? लेकिन एक तो शैलचित्र पूछो, एक शैलाश्रय पूछे, तो शैलाश्रय कहां से मिले? शैलाश्रय बैराग से, शैलचित्र को आलनिया से। दोनों अलग करेंगे, शैलाश्रय तो कहां के? बैराग के, और शैलचित्र कहां से मिले? अरे कहां से मिले? आलनिया, आलनिया कहां है और इनका है? तो पहले अपन ये कौन सी बालातल, बालातल कहां से थे? कब किसके द्वारा कितने कमरों का मिला? और 6 से 7 कमरों का भवन कौन सा है? बैराग में। जानकारी क्या है? कृषि, पशुपालन, शिकार। हाथ से बना हुआ कपड़ा कहां से मिला? और सूती कपड़ा कहां से? बैराग से। 4000 वर्ष पुराना क्या मिला है? कंकाल। कौन सा रोग मिला? कुष्ठ रोग। यहां से कौन सी मुद्रा में समाधान? योगी मुद्रा में। इसका ऋण सभ्यता कहां से थे? कौन सी नदी में? तब से कब तक की बात है? कितने लोगों ने? 2, केदारनाथपुरी और भंडारगढ़। मालवा जनपद में कितने सिक्के मिले? प्राचीन भारत में क्या कहते हैं? कौन सी मुद्रा मिली? अपोलो डोर्स। टांग लो, अभी भी आधे हो सकता है ना। 1 2 3 देखो तो सोनाली सभ्यता कहां है? क्या गाली मिली? घोड़े द्वारा खींचना कहां से मिला है? अच्छा, बड़ रोग उड़ते हुए पक्षियों का चित्रांकन गढ़वा कौन सी नदी में? शैलचित्र कहां से? किसके द्वारा? अलंकृत गुफा कहां से? और महाभारत से क्या जानकारी? तो नगरी कहां है? और नगरी कहां है? औजारों की नगरी, औद्योगिक नगरी। इसके बाद लोहे की जात बाबा का चित्रांकन कहां है? दर कहां है भाई? चक 84, बरोड़ कहां है?